सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, और मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बाकी सारे वीडियोस भी उसके लिए लाता रहूँगा। तो उन वीडियोस को बनाने से पहले मैंने सोचा कि मुझे आपको एक पर्सन से मिलाना चाहिए जो पब्लिक स्पीकिंग का यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुका है, और काफ़ी सारे अचीवमेंट मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ के बाद उसने अचीव किए हैं पब्लिक स्पीकिंग का यूज़ करके। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलाने वाला हूँ दिव्यांग से। हेलो दिव्यांग, हाय, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। माय नेम इज़ दिव्यांग एंड मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन के अंदर मैंने एमबीए कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं रियल एस्टेट प्रमोटर। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी दिव्यांग ने अपनी स्टडीज़ के बाद काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं, तो उन्हीं सभी चेंजेस को जो उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, इंग्लिश स्पीकिंग के थ्रू या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके, किसी भी आउटसोर्सिंग का यूज़ नहीं किया उन्होंने, जो खुद का पर्सनल स्किल्स होते हैं उनका यूज़ करके ये सब कुछ किया है। तो उसी को हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग ने या किसी और स्किल ने इनकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो दिव्यांग, आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ, मतलब स्कूल डेज से लेके अब तक जो आप चीज़ें सीखते आए हो, ओके। और क्या क्या आपने अचीव किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। मैं एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था अपना 12th मैंने सीबीएसई से किया, तो उसके बाद मैंने बीकॉम किया। देन फिर मैंने एमबीए किया। बट एमबीए में जब मैं कर रहा था टोटली शाय था मैं, बहुत ज़्यादा मेरे को किस तरीके से स्ट्रेंजर से बात करना, ये सारे में बहुत ज़्यादा मेरे कम्युनिकेशन के अंदर फ्लक्चुएट होता था। बट मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ हर समय। जैसे मैं कंफर्ट जोन में जाता हूँ तो उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके तो फिर मैं ऐसी कुछ सर्चिंग कर रहा था। देन स्टार्ट हुआ मेरा जॉब स्टार्ट हुआ। मैंने जॉब स्टार्ट करी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। आफ्टर दैट मैंने स्टार्टअप कंपनी के अंदर जॉब करी। वहाँ पे मेरे को सीखने को मिला, बट वो नहीं मिल रहा था, थोड़ा क्लिक नहीं मिल रहा था कि हाँ किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए किसी लोगों को। क्योंकि मेरा जो कोर था, मेरे को किसी से बात करना, इन्फ्लुएंस करना मीन्स सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छा लगता है। देन वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, तो मैं करता रहा जॉब। मैंने कि हाँ कुछ ऐसा मिले कि अंदर से कुछ कुछ नया और सीखने को मिले। तो मैं सर्च कर रहा था ऐसी पब्लिक स्पीकिंग। तो देन पब्लिक स्पीकिंग सर्च करते करते मेरे को स्पीकॉम दिखा। तो स्पीकॉम दिखा तो फिर मैंने सर्च किया, मैंने बुक करा। बुक करने के बाद ये इवेंट होता था दिल्ली के अंदर, आपका सेंट्रल पार्क के अंदर कनॉट पैलेस में। तो वहाँ पर एक है बंदा टोनी। तो फिर मैं उससे मिला, मैंने कॉल किया पहले उनको कि मैंने आपके इवेंट को मेरे को ज्वाइन करना। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं सेंट्रल पार्क लगातार मैं 2 मंथ तक गया, कंसिस्टेंटली 2 मंथ तक मैं फॉलो करा। मैंने कि किस क्या तरीके से वहाँ पे स्ट्रेंजर लोग आ रहे थे। कभी फर्स्ट टाइम जब मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे बोलने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। साथ थोड़ी दूर जाके वॉशरूम था, मेरा नंबर आने वाला था और मैं सीधे वॉशरूम गया। मैंने घबराहट हो रही अंदर से, वो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ। मैंने हो क्या रहा है शरीर के अंदर, मैंने कि मैं गलती कर दूँ या गलती ना। फियर था मेरे अंदर, फियर और क्रिटिसिज्म रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और मतलब कि लोग अगर मैं खड़ा हुआ, हाँ जज करेंगे मेरे को। अगर मैं खड़ा हुआ तो कहीं मेरे को वहाँ से ध्यान ही ना दे मेरी बातों को। ये सारा मेरे को उस समय लग रहा। बट मैंने कि हाँ करना है तो करना है। मैं टिका रहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट बोला, बट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ कुछ सीखा है इस जगह से। फिर मैं 2 महीने तक लगातार करता रहा। धीरे धीरे एक दिन उसी ने, जो फाउंडर था टोनी, उसी ने मेरे से बोला कि आप कहाँ रहते हो? मेरी मथुरा में रहता हूँ। तो मथुरा से आप? तो मैंने कि हाँ। तो मैंने कि मेरे को सीखना है, तो फिर आप इस हमारे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करिए। तो मैंने कि मैं अपने होम टाउन में तो नहीं कर पाऊँगा, बट मैं आगरा में कर दूँगा। मैंने आगरा के अंदर पोटेंशियल है, तो मैंने आगरा के अंदर स्टार्ट किया। देन मैंने स्टार्ट किया दूसरा तीसरा इवेंट। मेरे को रोहित भाई मिले वहाँ से, तभी हम मिले थे। हाँ, तो रोहित भाई मिले वहाँ से, इनसे मेरी मुलाकात हुई। देन ये अपना यूट्यूब करते थे, मेरे को इनसे भी कुछ नया सीखना था। सीखते सीखते बात होते होते फिर हमने अपना एक और, मतलब पहले तो हम पालीवाल पार्क के अंदर करते थे आगरा में। देन हमने सरदार पटेल गार्डन में करना स्टार्ट किया था। हाँ, वो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा कि मैं भी उस समय सर्च कर रहा था कुछ ना कुछ, और मेरे को देन स्पीकॉम के बारे में मिला जी। देन मैंने अपने फ्रेंड का बुक किया था, और फिर मेरी मुलाकात वहाँ तुम्हारे से हुई। हाँ। तुम्हारे से काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला, क्योंकि होता है हाँ, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हो, अगर आप इतना सीखने की चाहते हो तो हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। कुछ सही बात कर रहे हो। देन मैं तुमसे मिला, मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंशियल तुम्हारा कैरेक्टर लगा कि तुम उसमें कुछ नया कर रहे थे। तुम मथुरा से आते थे आगरा सिर्फ इसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो एक बड़ी बात होती है कि आप सारा काम छोड़ के किसी ऐसी चीज़ के लिए आओ जिसमें कुछ आपको मिलने नहीं वाला है, पैसे जैसी चीज़।
सिर्फ लर्निंग है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग हमें ज्वाइन करते थे, बिल्कुल सही बात। तो काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला जिससे कांटेक्ट मेरे हैं आज। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ है आपकी लाइफ का हिस्सा, मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फ्लुएंस किया हुआ उसने। हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस करने का तो सीधा इम्पैक्ट मेरे को ये पड़ा कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बाद देन मुझे कुछ और नया करना था अपने अंदर, मतलब और कुछ नया बिल्डअप करना था। फिर मैं थोड़ा मेडिटेशन वगैरह देखने लग गया। तो मेडिटेशन देखते देखते मुझे विपासना मेडिटेशन के बारे में पता लगा। तो विपासना मेडिटेशन के बारे में पता लगा तो मैं सर्च करते करते सीधा फरीदाबाद पहुंच गया। और मतलब आपको 10 दिन का एक तरीके से मिनी बिग बॉस हाउस होता है, बट ये बिग बॉस हाउस कुछ डिफरेंट होता है, जिसमें आप बोल नहीं सकते हो, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। 4 बजे आप उठ गए, 9 बजे तक आपको वही मेडिटेशन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको बस अपने अंदर झांकना है कि आप अपनी कमी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सारा चीज़ उसमें सिखाया जाता था कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा हूँ। और इसका इम्पैक्ट अब मैंने अपना स्टार्ट करा है, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने बुक्स का आगरा के अंदर। तो इस पब्लिक स्पीकिंग का बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि मैं डरता बहुत था बात करने से स्ट्रेंजर से। बट पब्लिक स्पीकिंग के बाद कुछ डर नाम की चीज़ ही नहीं थी मुझको। हाँ ये था कि हाँ बात करनी है तो बात करनी है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, बाय द वे अपने आप को सेल करना है उनके सामने। यही होता है कि प्रोडक्ट से पहले हम पर्सनैलिटी सेल होती है, देन उसके बाद प्रोडक्ट को लेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो ये था कि पहले मुझे अपने आप को सेल करना, किस तरीके से मैं उनको प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी। इनका तो अलग बिहेवियर था, इनसे मैंने कुछ सीखा। इनके साथ एक कृष्णा करके आते थे, वो भी बहुत कुछ अलग करेक्टर के थे और कुछ डिफरेंट थे उनके यूनिक। एक दीपक भाई करके आते थे, इनके साथ आते थे, हमारे साथ ही अभी भी है। हाँ, तो सारा इन लोगों से मेरे को सीखने को मिला ये सारी चीज़ें में। तो ये है कि हाँ मेरा बदलाव होता है। प्रेजेंटली मैं रियल एस्टेट प्रमोटर हूँ। मैं ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग करता हूँ प्रोजेक्ट की, जो वृंदावन के अंदर है। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है पब्लिक स्पीकिंग। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कुछ टाइम पहले कि जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिला था तो मैंने अपना बुक वाला स्टार्ट किया था, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। बट ये है कि ठीक है, स्टार्टअप करते जाओ, अपने जितने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो करो। सही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं आप कह सकते कि आप जौहरी हो, आप राइट ही रही आपके हाथों पड़े। आप जितना ट्राई कर सकते हो तो आपको एक ना एक दिन सफलता मिली जाती है। फिर आप आपने बताया कि रियल एस्टेट में है, तो मैंने देखा आपका रियल एस्टेट का काम काफ़ी अच्छा आपने उसे बिल्डअप कर रखा है। और डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि कोई नहीं सोचता कि वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्योंकि सोचते सब है कि मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है। और तुमने भी शायद नहीं सोचा होगा कि MBA करने के बाद तुम किसी जॉब को करने के बाद अपना खुद का बिजनेस करोगे और रियल एस्टेट में ही आओगे। और रियल एस्टेट तो एक ऐसी फील्ड है जहाँ मुझे लगता है कि आपकी परसुएडिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, और कहीं ना कहीं शायद इसमें पब्लिक स्पीकिंग की स्पीकिंग से ज़्यादा आपका जेस्चर पोस्चर भी आपके मायने रखते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि यार इंग्लिश स्पीकिंग आ गई, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। बट मुझे लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग एक आपकी स्किल्स का एक पार्ट है जस्ट। हाँ, आपकी फुल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी चाहिए। उसके साथ आपके जेस्चर कैसे हैं, आपके पोस्चर कैसे रखते हो, आप किसी से बात करते समय कैसे एक्सप्रेशंस देते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं लास्ट कंपनी गार्डन के अंदर पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था तो इसने कुछ बोला FE के बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। तो इन्होंने बोला कि FE क्लासेस FE एक फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश क्लास होती है। तो अपन इंडियन के दिमाग में यही रहता है ना कि फ्री की क्लास होती है ऑब्वियसली बेकार होती है। तो इसने रोहित ने मेरे को बताया कि आप भी ज्वाइन करके देखिए। मैंने कहा हाँ, मैंने तुम्हें डिफरेंस है मुझे दिख रहा है, मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग का चल रहा था मेरा, तो देन मैंने मथुरा के अंदर जाके पहले सर्च किया कहाँ पर मेरे ब्रांचेस हैं। मैंने वीडियो बनाई है अपनी के बाद अपने चैनल पे, बिल्कुल देखे होंगे। देखा है मैंने बिल्कुल। तो ये है कि सच बात है कि जब फिर किसी चीज़ की बात आती है तो हमें इंटरेस्ट थोड़ा लगता है कि क्या है कैसे। हाँ, बट मैं एक चीज़ श्योरिटी से कई बार अपने हर वीडियो से बोल चुका हूँ कि FE एक ऐसी चीज़ जो फ्री में आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकती है और दे रही है वो। ये चीज़ आप दिव्यांग से भी जान सकते हो। हाँ, क्योंकि इनने भी कंप्लीट हो गया। हाँ, मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे को सर्टिफिकेट भी मिल गया। देन मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। उसके अंदर कुछ अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग स्टेट से लोग थे। FE क्लासेस में उसने मेरी बड़ी हेल्प करी। हमारा लर्निंग नेचर है, मैंने इसलिए तुमको सजेस्ट किया था कि मैं जानता था कि तुम अगर करो किसी भी चीज़ को कर लोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट किया था। बिल्कुल सही बात। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो तो उनके कैरेक्टर को बिल्ड करना या उनकी पर्सनैलिटी को हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। मेरा ये नेचर है, मुझे कोई भी नई चीज़ मालूम पड़ती है मैं अपने सब फ्रेंड्स को बताता हूँ कि आप ये से कर सकते हो, आपको भी ये करना चाहिए। क्योंकि
जैसे लोगों के साथ आप रहते हो तो उनका वेलफेयर भी आपका एक मोटिव रहना चाहिए। बिल्कुल सी बात, उस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो ठीक है, आप तुमने मेरे को अपनी जर्नी बताई कि अभी जी। तुम रियल एस्टेट में कर रहे हो, है ना? ये रियल एस्टेट तो पब्लिक स्पीकिंग से तुम्हें बहुत कुछ हेल्प मिला। हाँ, मेरे को बहुत मैंने help ही पब्लिक स्पीकिंग का वीडियो बनाया, इसके बाद ही काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं और बनाने वाला हूँ पब्लिक स्पीकिंग को लेके। तो अब तो मुझे एक चीज़ बताओ कि लाइक ये सारी चीज़ तो तुमने अपनी जर्नी के साथ जो लर्निंग्स थी वो तुमने बता दी जी। तो अभी कोई ऐसा कुछ चेंजेस अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो तुम इन्हें दिखा सको कि हाँ, या बता सको कि ये चेंजेस मेरी पर्सनैलिटी में आए? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट चेंजेस आया है कि मैं घबराता नहीं बिल्कुल भी। अब वो शब्द ही मेरी डिक्शनरी से गायब हो चुका है। फर्स्ट थिंग ये है। नहीं तो पब्लिक स्पीकिंग ने मैं बेस्ट, मेरे लिए वो घबराहट खत्म नाम की, मतलब डिक्शनरी से गायब कर दिया, रिमूव कर दिया उस वर्ड को। देन सेकंड ये है कि हाँ, इन्फ्लुएंस एंड पावर मेरी बहुत बिल्ड हो रही है पब्लिक स्पीकिंग की वजह से। बाय द वे, पब्लिक स्पीकिंग अभी प्रेजेंटली मैं नहीं रन कर पा रहा, बट ऑन द वे कहीं ना कहीं मैं करता रहता हूँ कुछ ना वो कुछ। तो लाइफ का पार्ट हो चुकी है। हाँ। कि आप जब भी बात करोगे तो आप उन स्किल्स का यूज़ कर लो। हाँ, प्रेजेंटली हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब जैसे मैं कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, तो 7-8 कस्टमर खड़े हुए हैं मेरे क्या तो ऑफिस में, देन मैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ अपनी बातों में, तो ये भी मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग है। तो इन्फ्लुएंसर हो गया, एंड देन बीवाइल्डरमेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है दिमाग से, एंड देन कि कहीं पर भी जाना है, मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करना है, सीधा निकल लिया, सोचना नहीं बिल्कुल भी। अब क्या बोलूँ मैं, एक बार आप FE ज्वाइन करिए, और पब्लिक स्पीकिंग का मैं एड्रेस दूंगा, मैं दोबारा रन करने वाला हूँ इसको। मतलब जैसे मैंने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी और जो थी, जो मेरे को एक कड़ी हर्डल्स बन रही थी मेरे लिए, उनको मैंने डिस्ट्रॉय किया। मैं भी चाहता हूँ कि आगरा के अंदर बहुत ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी हैं जी, उनको बहुत सारी लर्निंग दी जाती है, बुकिश नॉलेज उन्हें बहुत दी जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल उन्हें करना है उन्हें नहीं बताया जाता। सेल्फ एजुकेशन नहीं दी जाती। बिल्कुल बताया जाता है। बंदे ने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन फिर भी वो बोलने से घबराता है। बिल्कुल सही बात वो है। बोलने से घबराता है तो उसका कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर लो। जब वो किसी जॉब के लिए जाता है तो वो घबरा जाता है जॉब को करने से पहले, फिर वो बोलता है जॉब नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है जो स्किल्स, जो डॉक्यूमेंट स्किल उसने आपसे मांगे वो आपके पास नहीं है, तब भी आपको जॉब मिल जाता है आपके प्रेजेंट स्किल्स के बदौलत। जैसे मुझे काफ़ी सारे जॉब ऐसे मिल चुके हैं कि जिनके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन पे एलिजिबल नहीं, क्योंकि मेरे पास वो डिग्रीज नहीं है, बट हाँ, मेरा जो कम्युनिकेशन लेवल है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, उन सब चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी सारे जॉब्स मिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगरा में या मथुरा में या ऐसे छोटे छोटे शहरों में ना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और FE इसमें काफ़ी सारी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसलिए मैंने भी FE के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाया ताकि लोग ज्वाइन कर सकें और सीख सकें। और फिर मेरे को लगा कि पब्लिक स्पीकिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे पहले मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की थी जब मैं तुमसे मिला था। उससे पहले पब्लिक में तो मैं एटलीस्ट नहीं बोला था कभी भी। तो जब मैं तुम्हारे साथ आया तो इतने सारे लोगों के सामने बोलना मेरे लिए भी नई बात थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि दिल के कितनी तेजी से धड़क रहा है। लेकिन फिर मैंने शुरू की तुम्हारे साथ, ऑफिस इतने सारे लोग आते थे, उनसे बात आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस होता है ना आपका, अलग ही लेवल पर बढ़ जाता है। बिल्कुल, हाँ यार, तुमने कुछ किया, इतने सारे लोगों को तुमने बोला, तो अब मेरे अंदर जो हैबिट है, जो हमेशा हमने कुछ महीने किया उस समय पे, तो आज भी मैं कितने भी लोगों के सामने बोल सकता हूँ, कितने भी लोगों को समझा सकता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि ये होता है कि आपके पास नॉलेज बहुत है, बट यार उस नॉलेज को शेयर कैसे करना है ये आपको नहीं पता, आपको कैसे राइट ऑडियंस तक पहुँचना है वो आपको नहीं पता, तो वो पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाती है। बिल्कुल सिखाता है। अब इन्फ्लुएंस करने में, और मतलब कम ज़्यादा ना खींचते हुए बातों को, शॉर्ट बातों में अपनी बात को कह जाने का वो सीख रहा था मैं। तो ये सारी चीज़, और लोगों से रिलेशनशिप, पहले मेरा रिलेशनशिप सही नहीं रहता था लोगों से, मतलब ये था कि अगर कोई कुछ भी कह देता था ना, थोड़ा कभी एंगर आ गया, थोड़ा कभी कुछ आ गया, थोड़ा नेगेटिविटी आ गई, बट आफ्टर दैट पब्लिक स्पीकिंग, देन प्लस पॉइंट विपासना, ये बोथ ने थोड़ा इस तरीके का माइंड में हेल्प करी कि whenever any situation coming in my life, either the negative either positive, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। ये है कि उस पब्लिक स्पीकिंग की वजह से बहुत सारे मेरे साथ कनेक्शन जुड़े। सबसे बड़ा विपासना कनेक्शन जुड़ा, फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया बुक्स का, मैंने आपको बताया था। देन मेरे को रियल एस्टेट का देखिए, इसमें पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। फिर लास्ट मैंने 24 सितंबर 2020 में ज्वाइन किया था। मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे से बोला कि आप रियल एस्टेट में आओ। यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास में बोला भी जाता है कि रियल एस्टेट एक इस तरीके का मतलब डॉगमा है कि ठगाई का काम होता है। तो बोलते हैं कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो मैं उसको सर्विस देने आया हूँ। मेरा यही काम रहता है कि अगर मैं ही ये काम करने लगा हूँ तो मेरे साथ भी वो चीज़ होगी,
क्योंकि बोलते हैं ना अर्थ गोल है, और कर्मा हमारे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आते हैं, हमको अफेक्ट करते हैं कि नहीं रोहित भाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ तुमने सही की कि जो चीज़ तुम्हें गलत लगती है एटलीस्ट तुम तो वो चीज़ ना करो। बिल्कुल सही बात, क्योंकि तुमसे शायद कुछ लोग इन्फ्लुएंस होंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ। मुझे पता है कि मेरी जो इंटीग्रिटी एक बिजनेस की, मैं कम खा लूंगा बट मेरी कंसिस्टेंटली कस्टमर के साथ बनती रहेगी, तो वो मेरे को कस्टमर देते जाएंगे, रिलेशनशिप आप बिल्ड करते जाओ। बस मेरा यही फोकस था कि नेटवर्क कैसे क्रिएट हो और रिलेशनशिप कैसे बने अच्छे से अच्छा, चाहे वो दूर का कस्टमर क्यों ना। अब मेरे पास बॉम्बे के कस्टमर आते हैं, कोलकाता के आते हैं, देन गुजरात के आते हैं कस्टमर, वो मेरे से इन्फ्लुएंस रहते हैं। मैं बात ही नहीं करता हूँ जितना कहते हैं मेरे और उनके बीच में कनेक्शन अच्छा बने। मैं पैसे की बात करता ही नहीं, मैं सर्विस की बात करता हूँ कि उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस क्या प्रोवाइड करा सकूँ। क्योंकि जिस तुमने मेरे को बताया, एक दो बार और भी तुमने बताया, तो मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये होता है हमारे अंदर कि अगर इंटेग्रिटी आपके अंदर की जिंदा है, अगर आप अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कोई भी कस्टमर हो, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे आप सक्सेस नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात, तुमने वो करके दिखाया, मैंने देखा तुम्हारा मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं काफ़ी खुद इन्फ्लुएंस उस चीज़ से। ये है कि हाँ मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। सीखने को इन द सेंस मेरे से जो एक्सपीरियंसेबल बंदे हैं वो मेरे को सिखाते हैं, जो मेरे से जूनियर बंदे हैं वो मेरे को सिखाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि गलती कहाँ पे हो सकती है, अगर वो गलती करते हैं उनकी गलती से मैं सीख लेता हूँ। और एक्सपीरियंसेबल वो बताते हैं जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो वो मेरे को बताते हैं कि ये हाँ गलती दिव्यांग आप मत करो, ये गलती हुई है, इस गलती को दोबारा मत दोहराओ आप, जिससे कहते हैं आपको लॉस हो। कभी कभी जब मैंने स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का, तो होता है कि हमारे माइंड में एक कौन सा केमिकल होता है मेरे को याद नहीं है ना, उस केमिकल की वजह से हम सर्विस देना भूल जाते हैं, मनी फोकस कर देते हैं। मनी फोकस करते हैं, हॉट मनी जब किसी भी तरीके से आए, एनी हाउ आए, तो वो एक चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात है। तो वो कुछ टाइम के लिए दिमाग के अंदर आ गया, मतलब 1-2 महीने थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा फ्लक्चुएट रहा, मैं सर्विस पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, तो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। बेशक होता है, काम पर ध्यान तो डिस्ट्रैक्ट हो। अब मैंने सोचा जो मेरा फोकस है उससे मैं भटक रहा हूँ, मुझे ऑब्वियसली मेरा फ्यूचर डिसबैलेंस होना है, ये तो आप भी जानते हो है ना। बेशक होता है। तो मैं इस चीज़ पे फोकस करने लग गया थोड़ा, फिर कुछ ऐसे सर्कमटेंसेज आए, देन फिर दोबारा मैं अपना बैक मारने के बाद अपना दोबारा फोकस मेरे सर्विस पे आ गया। ओके, बाउंस बैक कर दिया। हाँ, बाउंस बैक वो तो ज़रूरी है। तो ये था कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली सीख रहा हूँ, ये सारा काम केवल पब्लिक स्पीकिंग की वजह से हो रहा है। वो एक किक था मेरे लिए लाइफ में। देन रोहित भाई ने हेल्प करी बहुत। अरे एफए में तो बहुत रोहित भाई ने हेल्प करी। हम तो ये कि फ्रेंड है, हाँ, जितनी को भी जान सकते, कितनी भी हेल्प कर सको कर लो। कि ऐसा होता है कोई पैसे से करता है, कोई शरीर से करता है, कोई मन से करता है। तो हम पे जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, हमें करना चाहिए। अब ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कर सकता। भाई अगर आपके पास इच्छा है ना, अगर आपके पास वो विल पावर है, देन आप किसी की भी कैसे भी हेल्प कर सकते हो। उसे हेल्प ना मान के भी हेल्प कर सकते हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिना बताए हेल्प कर सकते हो। तो ये चीज़ तो मैंने भी अपनी लाइफ में सीखी है। कहीं ना कहीं इसमें स्पिरिचुअलिटी का हाथ है, जो घर से संस्कार मिलते हैं उनका हाथ है। कुछ फ्रेंड्स मेरे को शायद अच्छे ही मिले। बिल्कुल मैं तो यही मानूंगा कि मेरे को फ्रेंड्स ही अच्छे मिले शुरू से लेकर एंड तक। कभी मुझे कोई गलत फ्रेंड नहीं मिला, या कभी मिला भी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे ही बन गए। हाँ, होता है ये। क्या हमारी सोच अच्छी है ना, तुम्हारी कभी मैं उनसे अच्छा बना तो कभी वो मुझसे अच्छे बन गए। बिल्कुल, और क्या। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रहती है। फिर मेरा भी लर्निंग नेचर था दिव्यांग की तरह। मैं भी मतलब 12th किया, फिर ग्रेजुएशन में आया, फिर ये किया, फिर वो किया। फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसी स्किल्स भी सीखनी चाहिए जो आपके पर्सनल लेवल पे आपके हेल्प कर सके। बिल्कुल। फिर मैंने FA ज्वाइन किया, फिर मैंने दिव्यांग के साथ ये पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन किया। इसके साथ भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखते रहता हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ हर चीज़। वो तो दिखता है तुम्हारे वीडियोस के अंदर, मतलब जब भी मैं नई वीडियो देखता हूँ कुछ नया अपग्रेडेशन, जब भी नई वीडियो देखा तो कुछ नया कमिटमेंट है कि अगर आपको लर्निंग देनी है किसी को तो आप खुद में इंप्रूवमेंट पहले लेके। बिल्कुल सही बात। इसीलिए मैं आजकल इंटरव्यूज वीडियोस भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये लगता होगा कि इसने तो अभी किया नहीं है तो ये क्यों बना रहा है वीडियो। इस चक्कर में मैं सर के साथ एक वीडियो लेके आया था, निखिल सर के साथ। फिर मैंने देखा था, रवि भैया के साथ एक वीडियो लाया, फिर अभी तुम्हारे साथ लाया। और हमारा दूसरा चैनल है दीपक अम्मेवाला, उस पर हमने 1-2 इंटरव्यूज कर रखे हैं उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को दिखाना, उनकी लाइफ को दिखाना, उनसे इंस्पिरेशन लेना और दूसरों को इंस्पिरेशन दिलवाना कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि मेरी भी ड्यूटी है। बिल्कुल। और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंशियल उनका करेक्टर है, तो मैं उन लोगों को मिलाता हूँ अपने चैनल पे, कोशिश करता हूँ लाने के लिए कि उनसे कुछ सीख सके मेरी ऑडियंस। क्योंकि एक रिलेशनशिप हमारा उनके बीच में भी है। बिल्कुल। ओके। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं सिर्फ ऐसे ही करता जाऊँ सब कुछ,
तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, और क्या। थोड़ा उनका फ़ायदा होता है तब फिर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ वो लोग देख रहे हैं यार, सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने एफई वाले वीडियो को कितना सपोर्ट किया, सारे वीडियोस को ऑलमोस्ट, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं और वीडियोस लेके आया। फिर मुझे लगा कि और अच्छा कंटेंट देना चाहिए, इसलिए मैं इंप्रूवमेंट करता रहता हूँ। हम दोनों चैनल पर वीडियोज़ डालते हैं इस तरीके से, वेबसाइट भी हम रन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक मैं सच बता रहा हूँ कि आप कितना भी कॉन्फिडेंस घर बैठे ले आओ, कितनी भी वीडियोस देख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक आप ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं करते हो तब आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर वो फियर हमेशा बना रहेगा, यार मेरा इंसल्ट ना हो जाए, मेरे को कोई जज करेगा, मैं गलत ना बोल जाऊँ, आपके शब्द लड़खड़ाते हैं। आई हमारा बहुत हाई हो जाता है, जो हमारे कुछ लोगों को ये लगता है यार कि हाँ यार मैं तो कर लूँगा, हो जाएगा। हाँ। लेकिन जब करने जाते हैं ना, तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि आपके शब्द ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, हम बीच में पेंडुलम की तरह घूम हाँ, जाते हैं। आपको ये लगता है कि आप सही ट्रैक पर हो, लेकिन जब आप उसे देखते हो ना, अरे वाह क्या कचरा किया होता है आपने। तो ये चीज़ आप घर बैठे नहीं सीख सकते। आपको मुझे लगता है कि अपने रूम में या बोलो तो सही एटलीस्ट। ऑब्वियसली इंडिया वालों का प्रॉब्लम ये है कि सोचते बहुत हैं, बोलते कम हैं। बोलते कम है, और बोलते ज़्यादा है तो फिर सोचते कम है। बिल्कुल सही बात। दोनों कामों का आपको करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर भी, माइंड के लेवल पर भी, तभी आप उस चीज़ को सीख सकते हो। और इसीलिए मैं देवांग को लेके आया था कि आप उसकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन ले सको। पब्लिक स्पीकिंग ने इसकी लाइफ को चेंज किया, कहीं ना कहीं मेरे को भी कर रहा है, इसलिए मैं पब्लिक स्पीकिंग वाली वीडियोस में मैंने वो छोटा वीडियो बनाया था 4 मिनट का, उसमें सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दिया था पब्लिक स्पीकिंग का, मैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब इसके बाद मैं कंप्लीट एक सीरीज़ बना रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस का, उस पर काम चल रहा है मेरा, तो मैं धीरे धीरे उन्हें अपलोड करूँगा। बहुत बढ़िया। तो और इसके साथ हमारा जो इनिशिएटिव है एक छोटा सा, कि हम भी एक पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी बनाएं। तो जब हम उसको बनाएंगे तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि आप फिजिकली भी कैसे ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन, जैसे भी हम उसे क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, ज़रूरी नहीं मेरे चैनल के थ्रू लें, आप जहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है, जहाँ से भी आपको नॉलेज लगता है कि अच्छा कॉन्टेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप लो। क्योंकि इंडिया एक सुपर पावर बनने वाला है, तो सुपर पावर इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मन ही मन में सोचते रह जाओ, घर बैठे रह जाओ, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए तो मेरा आपको मोटिव समझ में आ गया हुआ इस वीडियो को बनाने का। तो गाइज अगर आपको दिव्यांग की जर्नी से या इस वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो इस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ जो चेंजेस मैंने पाए हैं और दिव्यांग की जर्नी मैंने आपको दिखाई दी, तो काफ़ी आपकी हेल्प होगी। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।